तो सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें कि 2 स्टूडेंट्स किसी असेंबली में चेयर्स को अरेंज करने में 20 मिनट्स लेते हैं, तो 5 स्टूडेंट्स कितना टाइम लेंगे सेम जॉब को करने के लिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स ले रहे हैं 20 मिनट्स, तो 1 स्टूडेंट कितना लेगा, 40 मिनट्स लेगा, ठीक है ना। तो और अगर 5 स्टूडेंट की बात करी जाए तो अगर 1 स्टूडेंट ले रहे हैं 40 मिनट्स, तो 5 स्टूडेंट क्या करेंगे, 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 8 जब 40, 8 मिनट लेंगे, ठीक है ना। 8 मिनट में वो सारी चेयर्स को अरेंज कर देंगे असेंबली में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा है डायरेक्ट प्रपोर्शन, कि अगर एक स्टूडेंट 8 मिनट ले रहा है, 5 स्टूडेंट 8 मिनट ले रहे हैं, तो 1 स्टूडेंट कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो 8 5 जा 40 मिनट लेगा। तो इन सबका क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है जिससे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं डायरेक्टली। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। इस तरीके से हम और कई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कई एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट, कि जैसे कि अगर हम आर्टिकल ज्यादा खरीदेंगे तो हमें क्या है, उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन ही है, डायरेक्ट प्रपोर्शन ही है ये। कि एक और एग्जांपल से आप समझिए कि अगर हम बैंक में ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, कम पैसा जमा करेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा डायरेक्ट ही रिलेशन है। फिर अगर हम अपनी किसी व्हीकल से जा रहे हैं, उसका स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, हम कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन है। फिर अगर किसी कोई पर्टिकुलर कोई जॉब है, उसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कर ला रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम हमारा कम से कम लगेगा, और अगर कम वर्कर लेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो ये सब क्या हो गया, इन सब में आप मतलब ऑब्जर्व करिए कि अगर एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो अदर क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, और क्या है, इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि जैसे कि 1 kg शुगर हमें मिल रही है 36 रुपीज में, तो आपसे पूछा जाए कि 3 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा, 3 kg शुगर खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए होगा। तो 1 kg के लिए 36, तो 3 kg के लिए क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 1 kg का रेट है 36, तो 3 kg का हम उसी रेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 kg ऑफ शुगर मिलेगी हमें 108 रुपीज में। इसी तरीके से आपसे कहा जाए इसी में कि 5 kg शुगर के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे, तो कुछ नहीं, आप फिर वही करोगे, 36 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, 180 रुपीज पे करने पड़ेंगे 5 kg ऑफ शुगर के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन है हमारा वेरियस क्वांटिटीज में, ठीक है। क्वांटिटीज में है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी काम करने के लिए हमें जो चीजें हम चाह रहे हैं, उनमें क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये ऊपर का रिलेशन देख के आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे वेट शुगर का बढ़ रहा है, मतलब शुगर का वेट हम बढ़ा रहे हैं 1 kg 3 kg 5 kg, वैसे ही क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सेम मैनर में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो रेशियो होगा हमारा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या, शुगर का वेट का और क्या उसके कॉस्ट का। तो सब में हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं वेट जो शुगर का है, 1 kg था, 3 kg था, 5 kg था, नीचे हम उसका कॉस्ट लिख देते हैं। तो पहले में 36 रुपीज का 1 kg, 108 रुपीज का 3 kg और 180 रुपीज का 5 kg। अब इस पहले का क्या रेशियो, 1/36, इसको आप कट करेंगे जब, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 36। तो सब में आप क्या देख रहे हैं, रेशियो हमारा क्या आ रहा है, 1:36, 1/36 ही हमारा रेशियो आ रहा है, जो क्या है, कांस्टेंट है। सो यहां पे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन को एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, जिसमें आपको बताया जाए कि अगर एक कार है जो 4 लीटर ऑफ पेट्रोल को मतलब कंज्यूम कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 60 किलोमीटर का। ये देखिए मैंने टेबल में यहाँ पे लिख भी रखा है, 4 लीटर पेट्रोल लगता है उसको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो 12 लीटर का मतलब कि अगर उसमें पेट्रोल पड़ जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 180 किलोमीटर।
तो आपको इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि 8 लीटर अगर वो पेट्रोल उसमें कंज्यूम करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 15 लीटर करेगा, 20 लीटर अगर उसमें पेट्रोल होगा, 25 लीटर होगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उतने पर्टिकुलर लीटर पेट्रोल में, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पेट्रोल जितना लग रहा है उसको x मान लेते हैं और जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको y मान लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि रेशियो जो होगा वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जो रेशियो यहां पर क्या है, वो रेशियो x/y है, क्योंकि पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है उसके और किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, तो ये है x/y, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम मान लेते हैं k, ठीक है। तो यहां पर वो जो रेशियो है x/y वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/60 अगर हम करें और इसको यहां से कैंसिल करें तो 1 कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 5 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेशियो, यहाँ पे हमारा क्या है, वो जो कांस्टेंट है 1/14 है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स और वाई क्या है, हमारे डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अगर हमने पेट्रोल एक्स माना है, डिस्टेंस को वाई माना है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पर x1/x2, ये x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, ये हमारे ये हो जाएंगे। आप यहां पर, ठीक है, इनको मैंने यहां पर आपको शो कर दिया है, ये क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये x/y का रेशियो और ये सब क्या है, रेशियो सेम ही है, कांस्टेंट आएंगे आपके, बट क्या है अभी इसमें क्या है, वो वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वो है डिफरेंट, बट क्या है, कांस्टेंट रेशियो है इनका। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये क्या है, x और y हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, या आप कोई भी दो प्रोपोर्शन को इक्वल कर सकते हैं, x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3, x4/y5 इज इक्वल टू x5/y6, मतलब कुछ भी जितने भी यहां पर हैं आपके रेशियो सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि सब क्या है, इक्वल हैं, कांस्टेंट हैं। तो यही एक फॉर्मूला है जो हम आगे चल के इसको यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसको आप मतलब कि दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये होता है, और ये जो समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, बट जो हमें यहाँ क्वेश्चन करने हैं वो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ही करेंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि हर चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती है, कभी कभी क्या होते हैं, वेरिएबल हमारे इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स में फिजिकल चेंजेस होते हैं टाइम के साथ, वो क्या होते हैं, नेसेसरी नहीं होता है कि प्री डिटरमाइंड रेशियो में ही वो वैसे चेंजेस हो ह्यूमन बींग के अंदर, ठीक है ना। और सिमिलरली हम ले लेते हैं कि जो वेट और हाइट में चेंजेस होता है हमारे अंदर, वो क्या होता है, कभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन या नॉन प्रोपोर्शन में नहीं होता है। आपकी किसी एज में इतनी हाइट बढ़ी, ऐसा नहीं है कि हर एज में उतनी हाइट बढ़ेगी, अगर ऐसा हो तो पता नहीं आदमी कितना लंबा हो जाए, या वेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ने लगे तो पता नहीं कितना ही बढ़ जाए, ठीक है ना। तो हर चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती है, बट यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम पहले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 132 पर है एनसीईआरटी बुक की, ठीक है ना। तो इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 200 रुपीज। जैसा कि आपको टेबल में दिख भी रहा होगा, 5 मीटर जो क्लॉथ है वो कितने का है, 210 रुपए का है। टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम 2 मीटर क्लॉथ खरीद रहे हैं तो कितना रुपए का वो होगा, 4 मीटर खरीदेंगे तो कितने रुपए का होगा, 10 मीटर खरीदेंगे तो कितने का होगा, और 13 मीटर खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेंथ जो है अगर क्लॉथ की इंक्रीज करती है तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा सेम रेशियो में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन में, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको यही फॉर्मूला लेके चलना है आगे, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट
जो कि हमें क्या है कि 2 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना होगा, y2 हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में इसको इक्वल करेंगे, अभी हमें तो सिर्फ एक ही नोन है, ये 5 मीटर क्लॉथ का ₹210, ठीक है। तो x1 और y1 क्या होगा हमारा, ये होगा 5/210। तो x1 क्या होगा 5 हो जाएगा और y1 क्या होगा हमारा 210 होगा। जो हमें नोन होगा पहले से जो रेशियो, उसको हम x1 और y1 कैलकुलेट मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हमें x2 हम निकालेंगे किसका, ये क्या कहते हैं 2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 2 और हमें यहाँ पे y2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं, बस ये लिख देंगे x1/y1 = x2/y2। इसमें से हमें सिर्फ क्या है, y क्या है हमारा अननोन है, सॉरी y2 हमारा अननोन है और सब हमें नोन है पहले से, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 5/210 = 2/y2। अब यहाँ से y2 को कैलकुलेट करना कितना ज्यादा इजी है, y2 को हम इधर ले जाते हैं और सब क्या हो जाएगा 2 × 210 हो जाएगा और 5 हमारा क्या होगा, y2 इधर चला जाएगा और 5 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 84। y2 हमारा कितना हो गया, मतलब 2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो गई 84 रुपीज, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, रुपीज का साइन बना देंगे, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि हमें कितना 4 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो x1 x2 मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा था, आप वहां से देख लीजिएगा। x1 x2 पता है आपको, सॉरी x1 और y1, ठीक है। अब x1 y1 किसके इक्वल हम यहाँ पे रखेंगे, x3 और y3 के, ठीक है। टेबल में आप देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा। x3 की वैल्यू 4 है, x1 y1 वही है सेम, तो 5/210 = क्या हो जाएगा 4/y3। अब y3 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 × 210/5 ये आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 168 रुपीज, ठीक है ना। 168 आ जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया कि 4 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हमारा हो गया 168 रुपीज। ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपके लिए, ठीक है ना। इसको एक बार बस पढ़ेंगे आप वीडियो से, एक बार में ही आपको क्लियर होगा, कुछ नहीं करना है। तो अब हम क्या करते हैं, x4 अगर हमारा 10 है, अब हमें 10 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, तो x4 हो गया हमारा 10, x1 y1 आपको पता ही है क्या है, और फॉर्मूला हम यहाँ क्या पुट करेंगे x1/y1 = x4/y4। इसमें वैल्यू पुट करनी है, x1 और y1 हमारा वही है सेम, x4 है 10, y4 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब y4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस इस फॉर्मूले को आप देखना है कैसे सॉल्व करना है हमें। तो ये हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये, और फिर आ जाएगा 420 रुपीज। तो 10 मीटर क्लॉथ का रुपीज कितना हो गया 420 रुपीज उसका कॉस्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है y5, जिसमें क्या है x5 हमें दिया ही हुआ है कि 13 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमारा वही होगा, यहाँ पर x1/y1 = x5/y5। y5 को हमें कैलकुलेट करना है और वैल्यूज हम रख देते हैं, ठीक है। तो y5 क्या हो जाएगा 13 × 210/5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 546, मतलब 13 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या हो जाएगी 546 रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें बोला है एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर्स अंडर सिमिलर कंडीशन। तो इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 14 मीटर्स, उसका शैडो कितने मीटर का बन रहा है 10 मीटर का बन रहा है। तो सेम कंडीशन में हमें बताना है कि अगर हाइट जो एक ट्री है वो शैडो कास्ट कर रहा है कितने मीटर के 15 मीटर की, तो उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मतलब ऐसे भी है कि जनरल में भी अगर हम देखें तो जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की,
ठीक है, तो उतना ही लंबा क्या होगा, उसका शेडो होगा। तो ये क्या हो गए, हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गए। तो वही हमारा एक फॉर्मूला, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। आपको ऊपर दिख रहा होगा ये x1 y1 जो हमें नोन होता है वो x1 y1 होता है, और x2 y2 ये हो जाता है, ठीक है। और यहां पर हमने x लिख लिया है जो हमें हाइट निकालनी है ट्री की, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है, उसके शैडो की हाइट है, और जो ट्री है हमारा उसका शैडो का हाइट दिया हुआ था 5 मीटर, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बस यही हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 5, ठीक है। x हमें यहाँ पर पता लगाना है, मतलब हाइट ऑफ द ट्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 5 अपॉन 10। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 7। x आ गया हमारा 7, इट मीन्स 7 मीटर है हमारी ट्री की हाइट, ठीक है। सॉरी, मैंने यहां पर एक चीज गलत लिख दी थी, जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन का आंसर ही गलत आ गया। ये 15 था, शैडो कितनी थी ट्री की, 15 थी। तो यहां पे हम इसको 15 रखेंगे और ये यहां पर 15 होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कुछ और ही आएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14 और 7 3 जा 21। मुझे कैसे पता चला कि जब हाइट ऑफ शेडो कम आ रही थी और क्या हुआ था, हाइट जो थी इससे ज्यादा थी, ठीक है ना, इससे कम आ रही थी और शेडो की हाइट इससे, शेडो की मतलब की जो लेंथ थी वो ज्यादा दिखा रहा था। तो मुझे पता चला कि कुछ तो गलती हो गई है। तो ये था हमारा, बट क्या आ गई, लेंथ ऑफ द ट्री क्या आ गई, हाइट ऑफ द ट्री सॉरी 21 मीटर। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोला है इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 किलोग्राम। ओके, तो जैसा कि इसमें बोला है कि 12 शीट का वेट है, ठीक है, 40 ग्राम है, और कितनी शीट सेम पेपर की वेट, जिनका वेट 2.5 किलो है, वो कितनी शीट्स होंगी, ये पूछा है हमसे। मतलब 12 शीट का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 12 शीट का कितना वेट है, 40 ग्राम है, तो 2500 ग्राम ये मैंने अभी यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2.5 किलो 2.5 kg में कितनी शीट्स होंगी। तो ये कन्वर्ट करके कैसे लिखा है, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, आपको पता ही होगा वैसे। तो 2.5 kg बोला है, ठीक है। तो ये कितने ग्राम हो जाएगा, 2500 ग्राम्स हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम, ठीक है, 2500 ग्राम, उसमें कितनी शीट्स होंगी। तो जैसा कि हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा x1 y1, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमने एक्सलेट कर लिया है, ऐसे क्या है x2 और ये y2 है। तो फॉर्मूले में ही हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये हो जाएगा x2 अपॉन y2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देना है बस ऊपर से देख के। तो 12 अपॉन 40 हो जाएगा ये, और ये हमने एक्सलेट कर लिया है x2 को, और y2 हमारा क्या है 2500, ठीक है। तो x2 की वैल्यू अब हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2500 अपॉन 40, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 750 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 मतलब कि 2.5 kg में या फिर 2.5 kg में कितनी शीट्स होंगी, 750 शीट्स होंगी। तो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला है अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 किलोमीटर में एक ट्रेन कितना किलोमीटर कवर कर रही है, 75 किलोमीटर कवर कर रही है। तो अगर हमें पता ही है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो टेबल बनाई है मिनट्स में बनाई है, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में, टाइम हमारा मिनट्स में। तो 75 किलोमीटर वो कवर कर रही है कितना, 1 आवर में, तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट। तो यहाँ पे मैंने टेबल में क्या लिखा है, 60 मिनट, क्योंकि आगे हमसे जो क्वेश्चन किया है वो मिनट्स में ही पूछा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है हमसे कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं टेबल हमारी पूरी तैयार है, बस कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले लेंगे। तो x1 अपॉन y1 क्या है, x1 है हमारा 75 और y1 है 60,
और इसको हमने x2 को x सेलेक्ट कर लिया है और y1 है हमारा 20। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 60। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 25। इट मीन्स टेबल में हम देखेंगे कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो 20 मिनट्स में। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है कि 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां हम पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये टाइप ऑफ फॉर्मूला ही है हमारा। तो x1 y1 हमें पता ही है क्या है हमारा 75 बाई 60। x3 हमारा 250 है, आपको टेबल में दिख रहा होगा। y3 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो y3 इज इक्वल टू हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 60। y3 इधर ले जाएंगे और सबको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे अपॉन 750। ठीक है, तो y3 कैलकुलेट करते हैं तो y3 हमारा आता है 200 आता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे 200 मिनट लगेंगे, या फिर इसे हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो 3 आवर्स और 20 मिनट्स। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा आ गया। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल 5 में बोला है हमें द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1:3 के साथ आई थिंक 7 zeros है। तो 1 मैं आपको लिख के बता देती हूं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 समथिंग इतना दिया हुआ है स्केल का मैप। 2 सिटीज क्या है मैप में हमारी 4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, हमें निकालना है इनका एक्चुअल डिस्टेंस दोनों सिटीज का। तो इसमें हमने लेट कर लिया है कि मैप की जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर और एक्चुअल डिस्टेंस हमारी y सेंटीमीटर है। तो जो रेशियो दिया गया है स्केल के मैप का वो क्या हो जाएगा x रेशियो y के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में देख रहे थे कितना डिफिकल्ट है। तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ और ये x अपॉन y। तो x हमें मैप का डिस्टेंस जो हमने x लेट किया वो क्वेश्चन में हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले से, तो उसकी हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं और y की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1200 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस मैप में 4 सेंटीमीटर है दोनों सिटीज के बीच की, वो एक्चुअल में कितनी है 1200 किलोमीटर है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में आई थी, इसको किलोमीटर में कैलकुलेट किया है हमने, कन्वर्ट किया है, तब इसकी डिस्टेंस क्या आई है 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ समझ में आ रही है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे।